नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि रोटेटर कफ क्या है और रोटेटर कफ प्रॉब्लम कब देता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले अपन जानते हैं रोटेटर कफ किस चीज़ से बना हुआ होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन पूरा स्ट्रक्चर ऑफ शोल्डर जॉइंट देखा था, जिसमें ह्यूमरस, क्लेविकल और ये स्कैपुला, ये तीन बोन पार्टिसिपेट करते हैं जॉइंट फॉर्म होने में। और इसके साथ साथ अपन ने मसल्स जो ओरिजिनेट होते हैं स्कैपुला में वो भी देखे थे। उसमें से जो चार मसल्स है, सब इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस, ये चार मसल मिलके रोटेटर कफ बनाते हैं, जो यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ प्रॉक्सिमल जो पार्ट ऑफ ह्यूमरस रहता है ना, वहाँ पे इंसर्ट होते हैं। ये इंसर्ट होने से पहले ये जो सारे चार मसल जो अपन अभी जो सुने नाम, वो फ्यूज़ होते हैं, एक साथ में फ्यूज़ होके इंसर्ट होते हैं प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में। वो फ्यूजन जो पार्ट है उसको ही रोटेटर कफ बोलते हैं। ये एक्चुअली मैं क्रूड भाषा में बोल रहा हूँ, मेडिकल टर्म में हम इसको कुछ अलग ही बोलते हैं, बट आपको समझने के लिए मैं ऐसे एक सिंपलिस्टिक तरीके से बता रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आना कब शुरू होता है। एक तो दोस्तों क्या है, ये जो रोटेटर कफ है जो शोल्डर पे यहाँ पे ह्यूमरस पे जो अटैच होता है, तो जैसे ही एज होता है, जो ओल्ड पर्सन्स रहते हैं उनमें ये रोटेटर कफ के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फैट का कंटेंट बढ़ता है, उसको हम फैटी चेंजेस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टेंडन का स्ट्रेंथ रहता है वो वीक हो जाता है एंड उसकी वजह से प्रोन टू इंजरी रहता है। मतलब थोड़ा भी कुछ झटका लगा, कुछ वजन उठाने गए तो उसमें टीयर आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये रहा डिजेनरेटिव रीज़न रोटेटर कफ के पेन का। दूसरा क्या होता है, इम्पिंजमेंट। तो ये जो रोटेटर कफ यहाँ पे अटैच होता है, इसके ऊपर ये जो रोटेटर कफ यहाँ पे अटैच होता है, इसके ऊपर ये बोन है, इसको हम एक्रोमियम बोलते हैं, जो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा है। तो इसमें क्या होता है, स्पेस बिल्कुल स्वेलिंग की वजह से बिल्कुल कम हो जाता है। तो वो इसको जैसे ही आप हाथ ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे रब हो जाता है, इसको घिसता है। ये घिसने से क्या है, टेंडन वीक हो जाता है। तो एक रीज़न भी हो सकता है रोटेटर कफ पेन का। और थर्ड रीज़न क्या है, ट्रॉमा। कुछ अपन गिरे या एकदम हेवी वेट लिफ्ट करने जा रहे हैं, ओके, तो इस वजह से इसमें टीयर आने का चांसेस रहता है। उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, कितना वेट आपने उठाया था, कितना ज़ोर से झटका वो बैठा था शोल्डर पे, तो उसकी वजह से डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ टीयर हम उसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज टीयर ऐसे बोलते हैं। जो मोर देन 5 सेंटीमीटर है उसको हम लार्ज टीयर बोलते हैं। और जनरली क्या है, जो स्मॉल टीयर रहते हैं, पार्शियल टीयर रहते हैं, कंप्लीट टीयर नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से हम उसे उस पेशेंट के अंदर उसे कंजर्वेटिवली भी ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के ऊपर, ओके। जो लार्ज टीयर रहते हैं, जो बड़े टीयर रहते हैं, उसमें क्या होता है, वो पूरा जो अटैचमेंट रहता है ह्यूमरस पे, जो अटैच हुआ है रोटेटर कफ, वो डिटैच हो जाता है। तो उसमें रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर एक ही ऑप्शन है। बट सर्जिकल रिपेयर से पहले अपने को देखना पड़ता है कि पेशेंट का नीड क्या है, पेशेंट का एज क्या है, उसका वर्क हैबिट क्या है, क्या वो हेवी लेबर वर्क करता है, हेवी वर्क करता है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या बस कुछ खाली कंप्यूटर पे काम करता है, उनके उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो नॉर्मली जो स्मॉल टीयर रहते हैं उन्हें हम कंजर्वेटिव बोले तो बिना सर्जरी करे ही मेडिसिन, रेस्ट और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज के हेल्प लेके, मदद लेके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, जो मीडियम या लार्ज टीयर रहते हैं, मीडियम टीयर अगर हेवी एथलीट है, हेवी वर्क लेबरर है, एथलीट है, जिसे वो शोल्डर का सही रहना बहुत ही ज़रूरी है, उस केस में सर्जिकल ऑप्शन अच्छा रहता है उन पेशेंट में।
और जो लास्ट ईयर है डेफिनेटली अगर यंग पेशेंट है तो डेफिनेटली सर्जरी उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और जो ओल्ड एज है जिनका टेंडन डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से कट टीयर हुआ है तो उन पेशेंट्स में सर्जिकल रिपेयर भी फेल होने का खतरा रहता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक रहता है, आप उसको स्टिच करके फिर से अटैच करोगे फिर से वो टीयर होने का चांस बढ़ जाता है। रोटेटर कफ का ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम क्या है रोटेटर कफ का। तो ये जो शोल्डर जॉइंट अपन एबडक्शन करते हैं या उठाते हैं ऊपर, तो जॉइंट को स्टेबल रखने में रोटेटर कफ मदद करता है। वो लिफ्ट करने के लिए अपना जो डेल्टॉइड मसल रहता है सबसे ऊपर वाला, वो हेल्प लिफ्ट करता है, बट वो डेल्टॉइड मसल लिफ्ट करने के लिए, उसको अच्छे से काम करने के लिए रोटेटर कफ का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो रोटेटर कफ इज़ अ स्टेबिलाइजर ऑफ द डायनामिक स्टेबिलाइजर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो कोई भी मोमेंट ले लो वो शोल्डर को स्टेबल रखता है। तो रोटेटर कफ टीयर पेशेंट्स में क्या होता है, वो स्टेबिलिटी चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो शोल्डर जॉइंट का जो मोमेंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, कितना टीयर है, वो स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। एंड अभी इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। तो डॉक्टर के यहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। उसमें clinically also they will be able to find कि is there any rotator cuff tear or not। specifically स्पेशली अगर बड़ा टीयर है तो they will easily find out। बट अगर छोटा टीयर है और टीयर का पैथोलॉजी भी अगर जानना है, मतलब वो डिजेनरेटिव टीयर है क्या, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई की मदद से वी कैन फाइंड आउट कि कितना टीयर है, कितना डिग्री है, एंड टेंडन का हेल्थ कैसा है, क्या हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी एमआरआई से पता चलता है। अगर एमआरआई कैसा एक कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, सारे प्लेसेस में स्पेशली रिमोट प्लेसेस में ये अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस केस में लेस स्पेसिफिक टेस्ट है जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी अपन we can find out कि whether there is a tear is there or not। but इसका एक disadvantage ये है कि you can't be able to find out the health of the tendon का health कैसा है, क्या उसे रिपेयर कर सकते हैं। एंड another thing is कितना अगर minute tear रहा, small tear रहा, तो you cannot find out on the USG easily। and actually it depends on the person to person who is doing the sonography। and जो डिजेनरेटिव टीयर रहते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में, उन केस में अपन टेंडन को रिपेयर नहीं कर सकते। सो उस केस में दूसरा सर्जरी ऑप्शन रहता है जो रिवर्स हेमी आर्थोप्लास्टी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। उसमें क्या करते हैं, जो बॉल और जो सॉकेट है जॉइंट का वही रिप्लेस कर देते हैं। उससे क्या है, जॉइंट में स्टेबिलिटी आता है एंड दैट विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग द पेशेंट्स। सो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। सो आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।